नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइफ विथ लक्ष्मीकांत पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में आपने वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र चंद्रकांत राय द्वारा लिखित खुसरो दरिया प्रेम का पुस्तक से प्रख्यात कथाकार ज्ञान रंजन की प्रेम कथा की तीसरी किस्त सुनी थी। आपको स्मरण होगा या मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं कि पिछली बार जब मैं आपसे बात कर रहा था तो उसमें ये बात आई कि सुनैना जी जो ज्ञान रंजन जी की प्रेयसी रही हैं, वे एक बड़ी सिद्धहस्त खिलाड़ी थीं। जैवलिन थ्रो, शॉट पुट, बैडमिंटन वगैरह खेला करती थीं और उनको कोच करने के लिए जो साहब आते थे वो बड़े खूबसूरत व्यक्तित्व के धनी थे, बड़े आकर्षक थे, मुसलमान थे और उनके बारे में कभी कभी सुनैना जी ज्ञान जी से बातें भी किया करती थी। लेकिन ज्ञान जी को वो पसंद नहीं था उनसे बातें करना, उनके यहाँ आना जाना। तो उन्होंने कह दिया कि अरे कोच वोच की क्या ज़रूरत है, आप तो यूं ही अपना काम करो और उनसे मिला जुला मत करो। अब सुनैना जी बड़ी एक उलझन में थी कि एक तरफ ज्ञान जी उनसे कहते थे कि अपने अस्तित्व को, अपनी अस्मिता को मिटाओ नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो, और दूसरी तरफ ये क्या रोक टोक। तो इसी बात पे उनकी नाराजगी भी हो जाती थी, मुंह फूल जाते थे, कई दिनों तक चलने वाला अबोला भी हो जाता था। तो कुछ दिनों बाद ही ईद का त्योहार आया। सुनैना जी के उन शानदार कोच साहब ने सुनैना जी को ईद पर घर आने और सिवैयां खाने की दावत दी। सुनैना जी ने खुशी के साथ कहा, हाँ जरूर आएंगे, अम्मी को ईद की मुबारकबाद भी दे देंगे। सुनैना जी का उन कोच महोदय के घर पर पहले से आना जाना था। उसकी अम्मी जान सुनैना जी को बहुत चाहती थीं। कभी यह भी कहा करती थीं कि हमारी बहू बन जाओ। नहीं, हमें आपकी बहू नहीं बनना। क्यों? क्या हम मुसलमान हैं इसलिए? हमारा मजहब अलग है इसलिए? नहीं, हमारे लिए मजहब वजहब कुछ मायने नहीं रखता, वो अलग चीज है, मगर शादी नहीं करनी हमें। वे कोच महोदय कितने भी आकर्षक हों, पर सुनैना जी का उनसे शादी करने का कोई इरादा न था। पर ज्ञान जी चिंतित थे। क्यों थे? न जाने क्यों थे। कोच साहब के घर दावत पर जाना है, यह अपनी तरह की बात थी। निमंत्रण में मान था, गर्व था। सब कोच साहब को बुलाते हैं, कोच साहब ने उन्हें बुलाया था। सुनैना जी ने अपने अंदर छाई खुशी का पिटारा अपने मित्र ज्ञान जी के सामने खोल दिया। सुनो ज्ञान, हम तुम्हें एक खास बात बताते हैं। हाँ बताओ। हमें एक बहुत जोरदार न्योता मिला है। अच्छा, कहाँ से मिला है? हमारे कोच सर ने हमें ईद की दावत पर बुलाया है। ज्ञान जी पर मानो बिजली सी गिरी, उनके चेहरे का रंग बदला। वे सुनैना जी की तरफ मुड़े और ताकीद की, देखो तुम उसके घर बिल्कुल मत जाना। क्यों न जाना? भाई हम तो जाएंगे, जाने में क्या है, बुलाया है तो जाना ही चाहिए। सिवैयों की दावत है, दावत खाने में क्या बुराई है? है, बुराई है। क्या बुराई है बताओ? हम तुम्हारे यहाँ जाते हैं और हलवा खाते हैं कि नहीं, वह अलग बात है। अलग बात कैसे है? यह तो दोहरापन हो गया ना। अपने लिए कुछ, दूसरे के लिए कुछ, कुछ भी कहो, पर तुम्हें वहां नहीं जाना है। हम तो जाएंगे। कहकर सुनैना जी वहां से चली गईं। एक तरह से कुट्टी हो गई। अबोला ठान लेने के लिए नया रास्ता बन गया। दो तीन दिन बाद दो तीन दिन बाद ही ईद का त्योहार था। ज्ञान जी को मृदुला से पता चल गया था
कि सुनैना जी किस समय सिवैयों की दावत खाने अपने कोच सर के यहाँ जाने वाली हैं। वे सुनैना जी के जाने के वक्त का अनुमान लगाकर घर से निकले। उनके दोनों हाथ पैंट की जेब में ठुसे हुए थे। उन दिनों अंदर से पूरी तरह से एक बार फैसला कून होने और उस पर अमल करने को तत्पर हो जाने का उनका यही अंदाज था। वे खरामा खरामा चाल से चले, सजग और चैतन्य, चारों ओर देखते हुए और इस सतर्कता के साथ कि कोई उन्हें इस तरह से देखता हुआ न देखे। परिचितों की निगाहों में आने से बचते बचाते वे लूकरगंज चौराहे पर जा पहुंचे। पहुंचकर एक तरफ को यूं खड़े हो गए जैसे कि उन्हें किसी से कुछ लेना देना ही ना हो, जैसे निस्सार संसार में फकीर होते हैं, जैसे कविता में तात्पर्य होते हैं, जैसे कहानी में प्रतीक होते हैं। उस चौराहे से कुल एक सड़क बाद ही कोच सर का घर था। उनके यहाँ जाने के लिए उसी चौराहे से होकर जाने के अलावा और कोई रास्ता न था। उधर सुनैना जी ने ईद की दावत पर जाने के लिए अपने सबसे शानदार कपड़े चुने, खिलते हुए रंगों वाले। उन्हें धारण कर तैयार हुई। दावत में आने वाले दीगर लोगों से मिलने की मन में उमंग छाई हुई थी। घर पर सबको पता था कि वे अपने कोच सर के यहाँ ईद की दावत पर जा रही हैं। किसी को कोई ऐतराज न था, कोई नई बात न थी। वे घर से निकली, सड़क पर आईं, चौकस होकर आगे बढ़ीं, चौराहे की तरफ चलीं। जब ऐन चौक पर पहुंच गईं तो एक बैक उनकी नजर नुक्कड़ पर खड़े खड़े ज्ञान जी पर पड़ी। वे मुस्कुराईं। अच्छा, तो जनाब जासूसी करने के लिए मौजूद हैं। रहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। सुनैना जी ने एक कृत्रिम लापरवाही प्रकट की, 2 कदम बढ़ाए और फिर से कनखियों से ज्ञान जी को देखा कि वे खड़े हुए हैं और उन्हीं की तरफ एकटक देख रहे हैं। वह देखना हमेशा वाला देखना नहीं है। देखने का अंदाज बदला हुआ है, उसमें सहजता नहीं है, चेहरे का रंग बदला हुआ है। चंद कदम और बढ़ाए, चौराहा पार किया। चौराहा पार करते करते उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान जी उन्हीं के तरफ चल पड़े हैं। थोड़ा गर्दन तिरछी की और पाया कि उनका अनुमान सही है। वे उन्हीं की ओर चले आ रहे हैं। न जाने क्या करेंगे, न जाने क्या कहेंगे। सड़क पर कोई तमाशा न बन जाए। दिल की धक धक बढ़ गई, आशंकाएं खदबदाने लगीं, मुंह सूखने लगा, गले में कांटे से उठने लगे। ज्ञान जी पूरे आत्मविश्वास के साथ एक सधी हुई चाल से चलकर उनके निकट पहुंचे। एक पल गौर से सुनैना जी की ओर देखा। सुनैना जी अपनी जगह पर रुक गईं। उन्होंने भी ज्ञान जी को खामोशी के साथ देखा, निहारा, खाली खाली आंखों से यह जताने की कोशिश की कि वे अपने निर्णय पर अटल हैं, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। ज्ञान जी ने एकदम दूर खड़े रहकर कहा, डॉली, किनारे पर आओ, बात करनी है। सुनैना जी किनारे चली गईं। किनारे पहुंचकर उन्हें देखा कि कहिए, क्या कहना है। ज्ञान जी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक पड़ताली निगाहों से देखा और कहा, आज तो बड़ी रंगीन पोशाक पहन रखी है। हाँ, पहनी है तो देखो, हम कहते हैं कि मत जाओ। भाई, क्यों न जाओ? जाना ठीक नहीं है। कुछ समझती तो हो नहीं। क्या नहीं समझते? जमाना बहुत खराब है। वे हंसी। आप कब से जमाने की परवाह करने लगे? ज्ञान जी ने जवाब न दिया। उनके चेहरे पर छाई हुई गहरी काली दाढ़ी के पीछे से बहुत से अचीन्हे भाव निकले और झाएं से उन दोनों के बीच फैल गए। सुनैना जी ने उन्हें महसूस किया। उनकी तरलता ने उन्हें एक नए एहसास की तरफ मोड़ा। एक नए ज्ञान रंजन ने एक नई भंगिमा के साथ
बिल्कुल नई शैली में कहा, डॉली, तुम आज इतनी रंगीन पोशाक पहनकर जा रही हो, क्या तुम जानती हो कि अगर तुम आज वहां चली गई तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाने वाली है। बिल्कुल प्लेन। कथा कथन सुनैना जी के अंदर उतरता चला गया। वे उसके अर्थ को पकड़ने का प्रयास करने लगी। मन के शब्दकोश कोरे हो गए। ज्ञान जी को गौर से देखा। उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली थी। उनके चेहरे पर एक वीतरागी की धुन उत्पन्न होती सी जान पड़ी। राग प्रकट हुआ और विराग हो चला। मिट्टी में दरार फूटी, बीज का कवच फटा, नवांकुर झांकने के लिए व्याकुल हुआ। ज्ञान जी ने जरा दूर जाने के बाद मुड़कर पीछे देखा। सुनैना जी ने अपना इरादा तर्क कर लिया था। वे पलटकर उल्टी दिशा में चल पड़ी थीं। ज्ञान जी के कदम ठहर गए, जड़ हो गए। वे उनका गमन देखते रहे। सुनैना जी ने फिर उन्हें नहीं देखा। जो देख लिया था वह आंखों से परे था, दृश्य से बाहर था। देखने के लिए कुछ भी शेष न बचा था। सब प्रकट हो चुका था, इधर भी उधर भी। इसके बाद हुआ यह कि एक नई और चिरस्थायी रहने वाली प्रेम कथा आरंभ हो गई। मिलना जुलना, खतों किताबत, चर्चाएं, साहित्य और समाज पर बहसें पूर्ववत चलती रहीं। अंतरंगता कुछ और बढ़ गई। वह चलताऊ प्रेम न था जिसमें वफा और बेवफाई, मिलन और जुदाई, मन पर कम और देह पर ज्यादा ठहराव होता है। यह मन की गहराइयों और विचारों की ऊंचाइयों पर निवास करता था। यह सृष्टि के विन्यास पर बढ़ाया गया कदम था। यह आजीवन की परस्परता का मेल था। जीत लेने और हार जाने की बजाय स्वाभिमान के साथ हृदयों का समर्पण था। उसका पथ लंबा था, लक्ष्य तय और सुनिश्चित थे। अस्तित्व के प्रति आदर भाव था, एक दूसरे के लिए जरूरी स्पेस था। यह प्रेम था। उन दिनों एक और लड़का था, हरिलाल। वह लड़का भी सुनैना जी को एक उम्दा किस्म का लड़का लगता था, पर उससे कोई प्रेम व्रेम न था। हाँ, उसके माता पिता अवश्य चाहते थे कि वैद्य जी के प्रतिष्ठित परिवार के साथ उनका रिश्ता जुड़ जाए, तो क्या ही उम्दा बात हो। उन्हें यह भी पता था कि सुनैना जी और ज्ञान जी के बीच प्रेम चल रहा है। हरि की माँ अक्सर परिहास के साथ कहा करती थी, अरे बेकार में ही उस बाबा के पीछे पड़ी हो, हमारे हरि से ब्याह कर लो, सुखी रहेगी। सुनैना जी उस परिहास को कुछ और फैलाकर कहती, देखिए, ऐसा है कि हरिलाल को तो और लड़कियां मिल जाएंगी, मगर यदि ज्ञान को हम न मिले तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि वे साधु हो जाएंगे। तो हमारे सामने तो कोई विकल्प अब बचा नहीं है। सुनैना जी को अपनी बहू बना लेने के मंसूबे पालने वालों का टोटा ना था। इधर सुनैना जी के माता पिता को भी अपनी बेटी का घर बसाने की स्वाभाविक चिंता ने घेर रखा था। वे वर तलाश रहे थे। जानकारियां दी और ली जा रही थीं। एक आध जगह सिलसिले से बात चल भी रही थी। जहां बात चल रही थी वे लोग जालंधर के रहने वाले थे। लड़का नेवी में जॉब करता था। नेवी वालों की अच्छी तनख्वाह होती है, समृद्ध जीवन होता है, पर आधा साल समुद्र में और आधा साल धरती पर रहने की अनिवार्यता का पालन करने की शर्त जिंदगी को एक अलग ढांचे में बदल देती है। सुनैना जी को नेवल लाइफ पसंद न थी। वैद्य जी को घर और वर अच्छे लगे। जालंधर निमंत्रण भेज दिया गया कि वे लड़की देखने और लड़की पसंद आ जाने पर आगे की बातें करने के लिए इलाहाबाद पधारें। नेवी अफसर इलाहाबाद आ गए। सुनैना जी के घर पर ही ठहरे। शाम को लड़की देखने वाली पारिवारिक बैठक हुई। चाय नाश्ता हुआ।
फिर परिजनों की सीमित उदारता से संपन्न होने वाली एकांत बातचीत भी संपन्न हुई। साधारण पूछताछ ही चली। उस तरफ से संतोष जाहिर कर दिया गया। नेवी अफसर को अगले दिन जाना था। माँ ने कहा कि सुनैना जी उसे विदा करने चली जाएं, ताकि साथ रहने और जानने समझने का कुछ और वक्त मिले। सुनैना जी ने अपनी सहेली मृदुला को बुलवा लिया कि आजा, जरा स्टेशन तक जाना है। वे आ गईं। दोनों मेहमान को विदा देने स्टेशन गईं। रास्ते में ही मृदुला जी को पता चला कि जिन मेहमान महोदय को विदा करने के लिए वे सुनैना जी के संग आई हैं, वे सुनैना जी के संभावित वर हैं। रेल आने तक कुछ औपचारिक बातें चलती रहीं, चाय कॉफी भी चली। फिर रेल आई और वे उसमें सवार हुए और रेल उन्हें लेकर चली गई। रेल चली गई और दोनों सहेलियां घर लौट आईं। ज्ञान जी ने मृदुला को बाहर से आते हुए देखा तो लाड से पूछा, कहाँ से चली आ रही हो भाई? स्टेशन गए थे। स्टेशन? स्टेशन क्यों? वो सुनैना को देखने एक लड़का आया था ना, सो हम दोनों उसे ही सी ऑफ करने गए थे। सुनैना को देखने लड़का आया था? हाँ, और हमें पता ही नहीं। हमें ही कहाँ पता था, वो तो जब उनके घर पहुंचे तब पता चला। तो सुनैना जी, आप अपनी शादी करवा रही हैं? देखने वाले आ रहे हैं, उन्हें विदा किया जा रहा है और हमें बताया तक नहीं जा रहा। सब चुपके चुपके हो रहा है और तुम भी उसमें शामिल हो। हमें तो कुछ पता ही न था भाई। जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि सुनैना के संग स्टेशन जाना है। ज्ञान जी को यह बुरा लगा। उन्हें इस जानकारी से महरूम क्यों रखा गया? क्या बात बिगड़ रही है? ऐसा होना असंभव ही है। पर एक दिन सुनैना जी उनके घर पहुंची। ज्ञान जी ने जालंधर वाले उस लड़के की बाबत पूछा। सुनैना जी ने बेहद लापरवाही के साथ बताया, अरे कोई खास बात न थी, एक लड़का हमें देखने आया था। अब देखने आया था तो देख लो भाई, मेहमान था, घर वालों ने कहा कि उसे स्टेशन जाकर सी ऑफ कराओ, तो चले गए स्टेशन, बस और क्या। ज्ञान जी जिस बात पर हैरान परेशान थे वह सुनैना जी के लिए इतनी साधारण सी ठहरी। ज्ञान जी हंसे। अपने आप पर भी हंसी आई। प्रेमियों का मन कितना शंकित रहा करता है। कुछ दिन बीत जाने पर जालंधर से उस लड़के का सुनैना जी के नाम एक खत आया। उसने उस पत्र में अपना भरपूर प्रेम प्रकट करते हुए विवाह के लिए अपनी रजामंदी भेज दी थी। सुनैना जी ने उस पत्र को कौतुक कौतुक के साथ पढ़ा और फिर ज्ञान जी के हवाले कर दिया। जालंधर से आया है। ज्ञान जी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ऐसा करो कि तुम 3-4 बजे हमारे घर आ जाओ, तब हम इस चिट्ठी का कुछ करेंगे। ठीक है, आ जाएंगे। सुनैना जी तय समय पर ज्ञान जी के घर पहुंच गईं। पहुंचकर पाया कि ज्ञान जी ने जालंधर वाले लड़के के पत्र के जवाब में पहले से ही एक चिट्ठी तैयार कर रखी है। कहा, ऐसा करो डॉली कि इस चिट्ठी को अपनी हैंडराइटिंग में लिखकर जालंधर भेज दो। सुनैना जी ने ऐसा ही किया। उसकी थीम यह थी कि हम पहले से इंगेज हैं, इसलिए उससे शादी नहीं कर सकते। जवाबी खत जालंधर रवाना हुआ। सोचा गया कि मामला खत्म हो जाएगा, लड़का निराश हो जाएगा और इधर का रुख ही नहीं करेगा। पर अक्सर वही नहीं हुआ करता जिसकी हमने आशा कर रखी होती है। ज्यादातर पासे उल्टे ही पड़ा करते हैं। तो यहाँ भी वे उल्टे ही पड़े। सुनैना जी का बंदूक की गोली जैसा असर करने वाला वह पत्र लड़के के पास पहुंचा। उसने लिफाफा खोला, पढ़ा, सनाके में गया। पर उसने उस खत के टुकड़े टुकड़े करके नहीं फेंक दिए। उसे ले जाकर अपने पूज्य पिताजी को सौंप दिया। पूज्य पिता ने उसे अपना अपमान माना और वैद्य जी को खरी खोटी सुनाने का अवसर न चूकने के लिए कमर कस ली। अपनी तरफ से लानत मलामत की 4 पंक्तियां लिखीं। साथ में सुनैना जी का पत्र नत्थी किया और वैद्य जी को भेज दिया। डाकिया आया और बाहर वाले वैद्य की बरामदे में वैद्य जी को चिट्ठी थमाकर चला गया। वैद्य जी ने जालंधर से भेजा गया पत्र देखा, मुस्कुराए।
अपने विश्वास से उसे स्वीकृति पत्र माना। लिफाफा खोला, पढ़ा। पंक्तियां शहतीरों की मानिंद छाती में चुभने लगी। अपमान ने मुख की लालिमा को हर लिया। अपमान ने कोप को जन्म दिया। वे दुर्वासा हो गए, परशुराम हो गए। वैद्य जी अपने आसन से उठे, धोती का छोर कमर पर खोसा, तेज कदमों से घर के अंदर की तरफ गए। पहुंचकर क्रोध से भरे स्वर में आवाज दी, डॉली। ऐसी तीखी आवाज कई कई सालों तक घर में सुनाई ना देती थी, पर जब सुनाई देती थी तो बिजली ही गिराती थी। सुनैना जी थर थर कांपती हुई सामने आ खड़ी हुई। जी बाबूजी। माँ और अन्य बहनें तथा भाई दीपक भी सहमे सहमे से आए और एक दूरी बनाकर खड़े हो गए। वैद्य जी ने चिट्ठी दिखाकर गर्जना की, यह क्या है? सुनैना जी ने पिता के हाथों में उसी पत्र की झलक देखी जो उनके द्वारा जालंधर वाले लड़के को लिखा गया था। उनकी रूह कांप गई। यह क्या लिखा है तुमने? इसी के लिए हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है कि एक दिन हमारी नाक कटवाओ, हैं? सुनैना जी ने सिर झुका लिया। झुका हुआ सिर अपराध की स्वीकृति बना। पिता की क्रोधाग्नि में घी पड़ गया। उन्होंने एक चपत लगाई और अपने पांवों से धरती पर धम धम की ध्वनि करते हुए वापस चले गए। चिट्ठी लिखने की जुर्म की सजा चपत। वह चपत न थी, कुठार था, भीषण आघात। इसके पहले तक पिता से केवल दुलार ही पाया था, फटकार या झिड़की तक नहीं। दोस्तों, आज ज्ञान रंजन की प्रेम कथा का यह चौथा भाग हमने आपको सुनाया। पांचवा भाग लेकर किसी और रोज आपके समक्ष हाजिर होऊंगा, खुसरो दरिया प्रेम का किताब के अध्याय के रूप में। तब तक आप अपना पसंदीदा चैनल लाइफ विद लक्ष्मीकांत को देखते रहिए, जज करते रहिए। कहीं कुछ अटपटा लगे तो अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे सुझाव दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने मित्रों, अपने परिचितों तक लाइफ विद लक्ष्मीकांत को पहुंचाइए और हमें बेहतर कंटेंट बनाने में हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। थैंक यू।